तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे साम्राज्य की जो मुगलों की ताकत को सीधी टक्कर देने के लिए खड़ा हुआ और जिसने इस सबकॉन्टिनेंट की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है मराठा साम्राज्य के शानदार उदय और फिर उसके पतन की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे सिर्फ एक विजनरी लीडर ने एक ढलते हुए विशाल साम्राज्य को चुनौती दे दी और एक बिल्कुल नए साम्राज्य की नींव रख दी। इसी सवाल के साथ चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के सबसे पहले और सबसे जरूरी किरदार से। इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे संस्थापक शिवाजी महाराज से, फिर देखेंगे कि मराठा राज्य का सिस्टम कैसे बना, उसके बाद सत्ता कैसे पेशवाओं के हाथ में आई, उस बड़े बदलाव को जानेंगे, फिर साम्राज्य के शिखर और पानीपत के उस टर्निंग पॉइंट को समझेंगे और आखिर में अंग्रेजों के साथ हुई उन लड़ाइयों पर बात करेंगे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, वो इंसान जिन्होंने पहाड़ियों के बीच से एक साम्राज्य को जन्म दिया। देखिए, इस पूरे आंदोलन की जो नींव थी वो एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर टिकी हुई थी, हिंदवी स्वराज। इसका मतलब था लोगों का अपना राज। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये मुगल सत्ता के खिलाफ एक खुली चुनौती थी, एक क्रांति का ऐलान था। पुणे के पास शिवनेरी किले में जन्मे शिवाजी की सोच पर सबसे ज्यादा असर था उनकी मां जीजाबाई का, उनके गुरु समर्थ रामदास का और उनके संरक्षक दादाजी कौंडदेव का। और हाँ, उनकी स्ट्रैटेजी से औरंगजेब इतना तंग आ गया था कि उसने शिवाजी को पहाड़ी चूहा नाम दिया था, जो असल में शिवाजी की गुरिल्ला वॉरफेयर की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत था। उनकी जिंदगी उतार चढ़ाव की एक इनक्रेडिबल कहानी है। 1659 में प्रतापगढ़ में अफजल खान पर वो हैरान कर देने वाली जीत, तो 1665 में पुरंदर की संधि में 23 किले हारने का झटका, और फिर 1666 में आगरा की कैद से वो ड्रामेटिक फरारी, और आखिरकार 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ, जहां उन्होंने छत्रपति की उपाधि ली। अब जो बात उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती थी वो थी उनकी लड़ने की तकनीक। जहां मुगल अपनी भारी भरकम धीमी सेना पर डिपेंड करते थे, वहीं शिवाजी ने गनीमी कावा यानी गरिल्ला वॉरफेयर को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। मतलब बिजली की रफ्तार से हमला करो, चौंका दो और गायब हो जाओ। अपनी जमीन का चप्पा चप्पा जानना उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन देखिए, सिर्फ लड़ाइयां जीतने से तो साम्राज्य नहीं बनता, है ना? उसे चलाने के लिए एक मजबूत सिस्टम भी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि इस नए मराठा राज्य को चलाने के लिए कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ढांचा तैयार किया गया। शिवाजी सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाया जिसे अष्टप्रधान मंडल कहा जाता था। ये बेसिकली 8 काबिल मंत्रियों की एक काउंसिल थी जो राजकाज चलाने में उनकी मदद करती थी। इस काउंसिल में हर किसी का रोल एकदम क्लियर था। पेशवा मतलब प्राइम मिनिस्टर, अमात्य फाइनेंस मिनिस्टर थे, सुमंत फॉरेन अफेयर्स देखते थे और सेनापति कमांडर इन चीफ थे। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से उनकी मॉडल कैबिनेट थी जो एफिशिएंट गवर्नमेंट को एंश्योर करती थी। अच्छा, इतना बड़ा प्रशासन, इतनी बड़ी सेना, इन सब के लिए पैसा कहाँ से आ रहा था? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है। इसका जवाब था एक बहुत ही स्मार्ट टैक्स सिस्टम में। इसमें 2 मेन टैक्स थे। पहला चौथ, जो कि 25% का टैक्स था। ये पड़ोसी इलाकों से उनकी हिफाजत के बदले में लिया जाता था। और दूसरा सरदेशमुखी, जो एक 10% का एक्स्ट्रा टैक्स था जिसे शिवाजी अपने वंशानुगत प्रमुख होने के अधिकार से वसूलते थे। इसी पैसे ने साम्राज्य को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी। शिवाजी के बाद मराठा कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब असली ताकत छत्रपति यानी राजा के हाथ से निकलकर उनके प्राइम मिनिस्टर यानी पेशवाओं के हाथों में सिमटने लगती है। और इस नए आक्रामक दौर की सोच को पेशवा बाजीराव प्रथम का ये एक वाक्य ही सब कुछ बयां कर देता है। उनका मैसेज एकदम साफ था, कमजोर हो रहे मुगल साम्राज्य की जड़ पर वार करो, टहनियां तो अपने आप टूटकर गिर जाएंगी। शुरुआती 3 पेशवाओं ने साम्राज्य को एक नई बुलंदी दी। बालाजी विश्वनाथ ने बिखरते हुए राज्य को फिर से एक किया, इसीलिए उन्हें दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है। उनके बेटे बाजीराव प्रथम एक ऐसे योद्धा थे जो अपनी जिंदगी में कोई जंग नहीं हारे और उन्होंने मराठा साम्राज्य को बहुत दूर तक फैलाया।
और फिर बालाजी बाजीराव के समय में साम्राज्य अपने सबसे बड़े विस्तार तक पहुंचा। और जब मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था, तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक मोड़, पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये वो जंग थी जिसने एक ही दिन में मराठों की किस्मत को अर्श से फर्श पर पटक दिया। तारीख थी 14 जनवरी 1761। ये इतिहास की एक ऐसी तारीख है जिसने हिंदुस्तान की तकदीर की धारा ही मोड़ दी। ये दिन मराठा साम्राज्य के लिए एक कयामत की तरह था। पानीपत के मैदान में दो सुपर पावर्स आमने सामने थीं। एक तरफ सदाशिवराव भाऊ की कमांड में मराठा थे जो उत्तर भारत पर अपना कंट्रोल चाहते थे, और दूसरी तरफ था अफगान हमलावर अहमद शाह अब्दाली, जो मराठों के इस बढ़ते हुए कदम को हमेशा के लिए रोक देना चाहता था। दांव पर सब कुछ लगा था। हार इतनी भयानक थी कि इसकी खबर पुणे तक एक कोडेड मैसेज में भेजी गई। 2 मोती घुर गए, 27 सोने के सिक्के खो गए। ये सिर्फ एक मिलिट्री डिफीट नहीं थी, ये मराठों की एक पूरी जनरेशन का, उनके सबसे बड़े योद्धाओं का और उनके सपनों का अंत था। पानीपत का जख्म इतना गहरा था कि साम्राज्य उससे कभी पूरी तरह से उभर ही नहीं पाया, और यहीं से शुरू होता है बिखरने का दौर और कहानी का आखिरी चैप्टर, जो अंदरूनी फूट और अंग्रेजों के साथ आखिरी टकराव का था। पानीपत के बाद जो एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था, वह 5 बड़ी ताकतवर फैमिलीज के एक संघ में बट गया। पुणे के पेशवा, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोंसले। ये सब अपने आप में पावरफुल थे, लेकिन अब उनमें पहले जैसी एकता नहीं रही। और इसी आपसी फूट का पूरा फायदा उठाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 3 एंग्लो मराठा वॉर्स के जरिए उन्होंने एक-एक करके मराठा ताकतों को तोड़ दिया। पहला युद्ध तो बराबरी पर रहा, लेकिन दूसरे और तीसरे युद्ध में मिली हार के साथ ही मराठा शक्ति का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया और पेशवा का पद भी खत्म कर दिया गया। आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय हार गए और उन्हें पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया, और इसी के साथ उस महान मराठा साम्राज्य का अंत हो गया जिसने कभी मुगलों की नींव हिला दी थी। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल सोचना जरूरी है। पानीपत की उस एक लड़ाई ने इंडिया में एक पावर वैक्यूम बना दिया था। जरा सोचिए, अगर उस दिन मराठे जीत जाते तो क्या भारत में अंग्रेजों की कहानी कुछ और होती? ये इतिहास के उन सबसे बड़े व्हाट इफ्स में से एक है जो हमेशा सोचने पर मजबूर करता है।